हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ज़्यादातर। और टॉपिक का नाम है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। इसको किस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। तो इस चैप्टर के बाकी लिंक्स और इस टॉपिक से रिलेटेड बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। The revealed preference theory was introduced by Nobel laureate economist Paul Samuelson in his article Consumption Theory in Terms of Revealed Preference, published in इकोनॉमिका इन 1948। जैसा कि इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको आए आपने इंट्रोडक्शन देनी है उसकी। तो ये नोबेल लॉरिएट पॉल सैमुअल्सन ने एक आर्टिकल लिखा था कंजम्पशन थ्योरी इन टर्म्स ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस। वो पब्लिश हुआ था इकोनॉमिका में 1948 में। उनके अंदर ये उस आर्टिकल के अंदर उन्होंने ये रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी की बात रखी थी। इट वाज फर्दर इलैबोरेटेड बाय एच.एस. हॉथकर, मतलब प्रोनाउंसिएशन अलग-अलग हो सकती है, इन हिज आर्टिकल रिवील्ड प्रेफरेंस एंड यूटिलिटी फंक्शन पब्लिश्ड इन इकोनॉमिका इन मई 1950। 2 साल के बाद जो एच.एस. हॉथकर हैं उन्होंने इसको और ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया था इस थ्योरी को। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरीज वन ऑल्टरनेटिव अप्रोच टू द कार्डिनल एंड ऑर्डिनल थ्योरीज। जो कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी थी वो कहती थी कि यूटिलिटी को नंबरों में मेजर कर सकते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी कहती थी नंबरों में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस थे, उनके ऑल्टरनेटिव में ये थ्योरी जो है डेवलप हुई है। ठीक है, द थ्योरी ऑफ रिवील प्रेफरेंस स्टेट्स दैट द कंज्यूमर रिवील्स हिज प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स आउट ऑफ द alternative combinations available to him under a particular budget constraint। ये पूरी की पूरी थ्योरी इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि कंज्यूमर के पास कई जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उनमें में से वो कोई एक कॉम्बिनेशन को चूज कर लेगा और अपनी पूरी की पूरी रिवील्ड प्रेफरेंस उसी को दे देगा, मतलब पूरी प्रेफरेंस उसी को, उस कॉम्बिनेशन को देगा। The preferences of a consumer for a particular combination is revealed by his actual behavior। तो जो भी उसकी रिवील्ड प्रेफरेंस होगी और पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जो उसने चूज किया है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा उसके एक्चुअल बिहेवियर पे। अकॉर्डिंग टू जॉन ब्रेडशा, revealed preference is an analysis of consumer behavior based on the choices actually made by the consumers in various price income situations, thus it is based on consumers revealed preferences। तो जॉन ब्रेडशा जो थे उन्होंने भी ये कहा था कि जो रिवील प्रेफरेंस एनालिसिस है कंज्यूमर के एक्चुअल बिहेवियर पे डिपेंड करता है, उसकी एक्चुअल प्राइस और इनकम की क्या प्रोपोर्शंस या सिचुएशंस चल रही है उन पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको कंज्यूमर की रिवील प्रेफरेंस थ्योरी कहा जाता है। अब इस थ्योरी की इंट्रोडक्शन के बाद आपको assumptions लिखनी है। पहली assumption है rationality। Consumer is rational and he prefers a combination of more goods to less in any situation। कंज्यूमर रैशनल है, रैशनल मतलब वो अपने पैसे खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेना चाहता है और उसको हमेशा ज्यादा गुड्स पसंद आएंगे कम गुड्स के कंपैरिजन में, मतलब कंज्यूमर ऑलवेज वांट्स मोर गुड्स। सेकंड आ जाता है कंसिस्टेंसी। It is assumed that consumers taste and preference remains constant and consistent। हम ये assume कर रहे हैं कि उसके taste and preference constant रहेंगे और consistent रहेंगे। consistent का मतलब क्या है? consistency implies if consumer A या फिर मतलब consumer prefers A, कोई भी combination है, in a situation in which B is also available to him, he will not prefer B in any other situation in which A is available। Simple words में A is always prefer to B। अगर A को प्रेफर करता है वो B कॉम्बिनेशन से, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि उसके पास A कॉम्बिनेशन है और वो B को प्रेफर करे। B will not be preferred in any situation if A is present। समझ गई बात? नेक्स्ट आ जाता है ट्रांजिटिविटी। Consumers' preferences are assumed to be transitive। कैसे? If a consumer prefers A to B and B to C, then he must prefer A over C। Suppose आपके पास दो कॉम्बिनेशन है A और B, अगर आप A को प्रेफर करते हो और and B is prefer to C, ठीक है, और अगर आपके पास A और C होगा तो आप हमेशा A कॉम्बिनेशन को प्रेफर करोगे। समझ गए बात? क्योंकि C कॉम्बिनेशन तो B से भी क्या गुजरा है। समझ गई बात? नेक्स्ट आ जाता है रिवील प्रेफरेंस एक्सियम। The consumer, by choosing a collection of goods in any one budget situation, reveals his preference for that particular collection. The chosen bundle is revealed to be preferred among all other alternative
bundles available under the budget constraint. तो इसमें ये कहा गया है कि अगर एक पर्टिकुलर बजट कंस्ट्रेंट है, आपका पर्टिकुलर इनकम है, तो उसमें से अगर आपने कोई भी कॉम्बिनेशन, अगर आपका ये बजट है, आपने ये कॉम्बिनेशन चूज कर लिया, तो इस कॉम्बिनेशन को रिवील्ड प्रेफर्ड माना जाएगा बाकी सारे कॉम्बिनेशन से। बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन इस बजट लाइन पे आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। समझिए बात। नेक्स्ट आ जाता है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। इट इज एज्यूम दैट चूजन बास्केट ऑफ गुड्स मैक्सिमाइज द यूटिलिटी ऑफ द कंज्यूमर्स। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो भी कॉम्बिनेशन चूज किया कंज्यूमर ने, वो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, मतलब इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी। इट इज एज्यूम दैट द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव। इट implies that more commodity is demanded when income increases and vice versa। मतलब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम गिरेगी तो डिमांड गिरेगी। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। Strong ordering implies that given the budget constraint and alternative baskets of goods having same prices, the consumer is in a position to express clearly his choices या choice for a particular basket over other baskets। उसकी strong ordering है, उसने जो combination choose कर लिया, उसके पास वही combination को वो prefer करेगा और बाकियों को वो prefer नहीं करेगा। Simple words में ये कि उसकी ordering strong है, ये नहीं कि वो दूसरा combination देख के लालच में आ जाएगा, कभी वो चूज करेगा कभी दूसरा चूज करेगा, ऐसा नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग है, उसने एक बार चूज कर लिया तो कर लिया। नेक्स्ट आ जाता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट रहेंगे। इंडिविजुअल्स टेस्ट्स डू नॉट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक गिवन टाइम पीरियड में उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज नहीं होंगे। फिर एजम्पशंस लिखने के बाद अपने हेडिंग बनानी है एक्सप्लेनेशन ऑफ द बेसिक आइडिया ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस। Samuelson's reveal preference theory is based on a rather simple idea, बहुत simple idea पे based है। A consumer will decide by some particular set of items either because he likes them more than other goods that are available to him or because they happen to be cheap। उसको एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पसंद है, वो इसलिए भी पसंद हो सकता है क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन चाहिए क्योंकि बाकी कॉम्बिनेशन से अच्छा उसको वो कॉम्बिनेशन लगता है, ही और शी लाइक्स दैट कॉम्बिनेशन, या फिर उसको वो कॉम्बिनेशन बाकी कॉम्बिनेशन से सस्ता पड़ता है। लेट अस सपोज that of the two combination of commodities offered for sale, the consumer chooses A but not B। मान लो दो कॉम्बिनेशन है, उसने कंज्यूमर ने एक कॉम्बिनेशन चूज किया। नाउ दिस चॉइस कुड बी ड्यू टू द फॉलोइंग टू रीजंस, दैट इज ए, द कंज्यूमर प्रेफर्स ए टू बी, उसे ए अच्छा लगता है बी से, ठीक है, या फिर बी रीजन ए इज चीपर देन बी, क्या पता ए सस्ता है तभी उसने चूज किया। If the information regarding the prices is also made available and we find that A is not cheaper than B, अगर हमें prices की information हो और हमें ये पता लग जाए कि जो A combination है वो सस्ता नहीं है, then there is only one plausible explanation of consumer's choice, that is he bought A because he likes it better। अब अगर प्राइजेस देख लें, ए कॉम्बिनेशन महंगा भी निकल जाता है तो भी वो ए खरीदना चाहता है क्योंकि उसे ए ही पसंद है, तो उसकी रिवील्ड प्रेफरेंस ए कॉम्बिनेशन पे ही हुई। मोर स्पेसिफिकली, if a consumer buys some collection of good A rather any one of the alternative collections B, C and D etc, and it turns out to be none of the later is more expensive than A, ठीक है। अब ये भी कह सकते हैं कि भाई उनमें में से जो बाकी कॉम्बिनेशन है वो उससे चीपर भी हैं, ठीक है। वी मे से दैट ए हैज रिवील्ड प्रेफरेंस टू अदर्स, मतलब जो बाकी कॉम्बिनेशन है उससे ज्यादा प्रेफर वो ए को कर रहा है, ठीक है। तो दो ही रीजन हो सकते हैं एक कॉम्बिनेशन को चूज करने के, या तो वो सस्ता हो या उसकी रिवील्ड प्रेफरेंस हो, ठीक है ना, उसकी चॉइस हो। तो अगर हमें ये पता लग जाता है कि दूसरा कॉम्बिनेशन सस्ता है फिर भी उसने जो महंगा कॉम्बिनेशन है वो खरीदा, तो एक ही रीजन है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इज रिवील्ड प्रेफरेंस। उसने उसने अपनी उस पर्टिकुलर कंज्यूमर ने अपनी रिवील्ड प्रेफरेंस उस गुड को, उस कॉम्बिनेशन को दी, ठीक है। अब इसको एग्जांपल जो डायग्राम है उससे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज दैट गिवन द इनकम एंड प्राइसेस ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई, द बजट लाइन ऑफ कंज्यूमर इज एम एन। ये जो है ये बजट लाइन है और एक्स गुड एक्स एक्सिस पे, वाई गुड वाई एक्सिस पे है, तो इसके वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइजेस से ये बजट लाइन बना दी। द कंज्यूमर कैन चूज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स गुड एंड वाई गुड दैट लाई ऑन और विद इन द बजट लाइन एम एन। तो एम एन जो बजट लाइन है इसके अंदर अंदर कंज्यूमर कुछ भी चूज कर सकता है, नीचे भी चूज कर सकता है, ऑन द लाइन भी चूज कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ऑन द लाइन भी बजट में आ गया और नीचे वाले कॉम्बिनेशन भी सारे बजट में आ गए, ठीक है। द ट्राइंगल ओ एम एन, मतलब ये ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ओ एम एन इज द एरिया ऑफ चॉइस फॉर द कंज्यूमर। लेट ए रिप्रेजेंट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ
गुड X and Y which is bought by the consumer. हम एज्यूम करते हैं कि उसने A जो है कॉम्बिनेशन वो चूज किया है, ठीक है. द कंज्यूमर कुड हैव चूजन एनी पॉइंट ऑन द बजट लाइन लाइक बी, वो बी को भी चूज कर सकता था, ठीक है, मगर उसने नहीं चूज किया. और एनी पॉइंट बिलो द बजट लाइन सी एंड डी, लाइक सी एंड डी, तो वो बजट लाइन के नीचे भी सी और डी पॉइंट है, इनको भी चूज कर सकता था. However, since the consumer chooses point A rather than B, C and D, A is revealed prefer to all other points. तो हम ये कह सकते हैं उसने A कॉम्बिनेशन चूज किया है और कोई भी कॉम्बिनेशन को मतलब इग्नोर किया है, तो हम ये कह सकते हैं A पॉइंट पे उसका रिवील्ड प्रेफरेंस है, ठीक है. Points like C and D are revealed inferior to A as they are below the budget line MN. तो ये वाले पॉइंट C और D बजट लाइन के नीचे हैं, तो उनको inferior माना गया है. As between A and B which lie on the same budget line, मगर ये तो inferior हुए, चलो मान लिया C और D, ये तो सेम बजट पे है, तो इसको inferior क्यों माना? The consumer chooses A, कंज्यूमर फिर भी A चूज करता है, therefore B is revealed inferior to A, क्योंकि उसकी रिवील्ड प्रेफरेंस A पे है, तो हम ये कहेंगे कि जो सुपीरियरिटी है वो A कॉम्बिनेशन को है और B कॉम्बिनेशन को रिवील्ड इंफीरियर माना जाएगा. द कंज्यूमर कैन नॉट चूज पॉइंट्स लाइक E as they are above the budget line MN and they are thus beyond the reach of the consumer. कंज्यूमर जो है E को चूज नहीं कर सकता, वो तो उसकी औकात या बजट से बाहर चला गया. समझ की बात, बजट तो MN है. The basic presumption of the revealed preference theory is that choice reveals preference. मतलब जो उसने चूज कर लिया वही उसकी प्रेफरेंस बन गई, चॉइस की वजह से ही प्रेफरेंस आती है. समझ की बात. अब आ जाता है इसमें सबसे मेन चीज, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व, कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी मतलब या रिवील्ड प्रेफरेंस के थ्रू हम डिमांड कर्व को कैसे ड्राइव करते हैं. डिमांड कर्व को ड्राइव करना मतलब ये कर्व ड्राइव करना, ये कर्व ड्राइव करने का मतलब क्या होता है? ये कर्व ड्राइव करने का मतलब ये है कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन शो करना. तो बेसिकली हम इस पार्ट में हम ये शो करेंगे कि प्राइसेस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन किस तरीके से हो रही है, ठीक है. चलिए शुरू करते हैं. द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी can be used to prove the basic Marshallian proposition or the demand law that the demand of a good is inversely related to price. तो हम रिवील प्रेफरेंस के थ्रू मार्शेलियन की जो प्रोपोजिशन है लॉ ऑफ डिमांड की, कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड गिरता है एंड वाइस वर्सा, उसको प्रूव कर सकते हैं. To prove this fundamental theorem of consumption theory, let us consider a consumer who can purchase combination of two goods या two commodities, that is X and Y. तो हम ये शुरुआत करते हैं कि एक कंज्यूमर है वो X गुड और Y गुड परचेज कर सकता है, ठीक है. His budget line is MN and we assume that he spends entire income on the purchase of X and Y good, that is he is on budget line. जो उसकी ओरिजिनल बजट लाइन है वो है MN, ये वाली, ठीक है. मैं रब करता रहूंगा साथ साथ, आप साथ के साथ बनाओगे डायग्राम तो ही आपको मजा आएगा ये टॉपिक करने का. तो ये उसकी बजट लाइन है और वो जितना भी उसके पास पैसा है या जितना भी उसके पास बजट है वो सारा का सारा खर्च करना चाहता है. इसका मतलब ये है कि वो कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करेगा जो बजट लाइन के ऊपर आएगा. लेट अस assume that he chooses the point A, that is he reveals his preference for the combination of goods presented by this point ओवर ऑल अदर पॉइंट्स. मान लो उसने ए कॉम्बिनेशन चूज किया और बाकी इस बजट लाइन के ऊपर जो भी कॉम्बिनेशन है उसके अलावा उसने ए ही पॉइंट चूज किया, क्योंकि बाकी सारे कॉम्बिनेशंस उसको रिवील्ड इंफीरियर लगते हैं. समझ की बात. Let us now suppose that the prices of X good falls so that the new budget line becomes MN2. अगर इसकी बजट लाइन ये है और अगर प्राइसेस गिर जाते हैं तो नई बजट लाइन ये बन जाएगी, अगर X गुड सस्ता हो गया तो. समझ की बात. तो नई बजट लाइन कौन सी बन गई? MN2. ये तो बेसिक चीजें हैं कि बजट लाइन कैसे शिफ्ट करती है, ये आपको पता होने चाहिए. अगर आपको नहीं पता तो मुझे डिस्क्रिप्शन में बता देना, मैं आपको इंडिफरेंस कर्व के पूरे चैप्टर का लिंक सेंड कर दूंगा, फिर आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी. We now wish to prove that as a result of the reduction of prices of X goods, the consumer will buy a larger quantity of the commodity than before. अब हम ये प्रूव करेंगे कि जैसे प्राइस गिरा वो X गुड की क्वांटिटी पहले से ज्यादा खरीदेगा. कैसे? To do this, we have to make a compensation variation in the income of the consumer, which consists in reduction of income so that the consumer has just enough income to enable him to continue purchasing A if he so wishes. सिंपल वर्ड्स में इसके अंदर हमें प्रूव करने के लिए कंपनसेशन क्राइटेरिया लॉन्च करना पड़ेगा. अब ये कंपनसेशन क्राइटेरिया क्या होते हैं? लाइक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होते हैं.
तो वो कंपनसेशन क्राइटेरियाज की मैंने अलग से वीडियोस भी बनाई हुई हैं, अगर आपको वो देखनी है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक डिस्क्रिप्शन में आप मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कंज्यूमर की इनकम को इस हिसाब से एडजस्ट करेंगे ताकि वो पुराने कॉम्बिनेशन को फोकस कर सके, मगर पुराने कॉम्बिनेशन से ज्यादा वो एक्स गुड खरीदे। इसके लिए हमने क्या किया, द कंपनसेटिंग वेरिएशन इज शोन बाय अ पैरेलल शिफ्ट of a new budget line so that the compensated budget line M1 N1 passes through A। तो अब हमने क्या किया, ये जो प्राइस इतना था, प्राइस गिरा तो ये इधर चलेगी। अब हम कंपनसेशन करने के लिए ये जो बजट लाइन है MN2, इसको डाउनवर्ड शिफ्ट करते हैं और पुराने पॉइंट के बीच में से निकाल रहे हैं। समझ गए बात, ये जो MN2 थी इसको पैरेलल डाउनवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं और पुराना रिवील्ड प्रेफरेंस जो है उसके बीच में से निकाल रहे हैं, ए पॉइंट के बीच में से ये निकल रही है। समझ गए ना बात आप, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ये ए पॉइंट के बीच में से निकलेगी, पैरेलल डाउनवर्ड शिफ्ट करनी है इसकी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, वी नो दैट ए वाज चूजन इन प्रेफरेंस टू ऑल अदर पॉइंट्स इन द ट्राइंगल OMN। ये जो ट्राइंगल OMN बनाया था हमने, ये वाला ट्राइंगल OMN, इसमें उसको सिर्फ ए कॉम्बिनेशन ही पसंद था। इसी वजह से ये जो MN1 MN2 कर्व है इसको नीचे शिफ्ट किया गया है और पैरेलल नीचे शिफ्ट करके इसी पॉइंट में से निकाला गया है, ठीक है। इसी को कंपनसेशन क्राइटेरिया कहते हैं। द न्यू बजट रीजन इज ट्राइंगल OM1N1। अब जो नया कॉम्बिनेशन आया है वो ये मैंने जो लाइट ग्रीन कलर से बनाया हुआ है, समझ की बात, ये ट्राइंगल है OM1N1। अब इसके अंदर इस कॉम्बिनेशन के अंदर वो चूज करेगा, मगर वो कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करेगा, द कंज्यूमर कैन नॉट चूज एनी पॉइंट above A on M1 N1 as this would violate the assumption of consistency। वो M1 N1 के ऊपर जो है देखा जाए तो वो कोई और चूज नहीं करेगा, क्योंकि उससे उसकी कंसिस्टेंसी की जो हमने अजम्पशन ली है वो वॉलेट हो जाएगी। ऑल द पॉइंट्स ऑन द सेगमेंट M1A falls within the initial triangle OMN and were rejected in favor of A, that is A is revealed preferred to all these points। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये ट्राइंगल है अब हमारे पास, ठीक है। वो कोई भी कॉम्बिनेशन इस लाइन पे चूज नहीं करेगा, क्योंकि ये जो हमारी ओरिजिनल लाइन थी, ओरिजिनल ट्राइंगल था, ये जो M1A कर्व आ रही है ये इस ओरिजिनल ट्राइंगल के अंदर आ रही है। ये वाली जो कर्व है ये जो पहले वाली बजट लाइन थी उसके नीचे आ रही है। तो अगर हम देखें तो ये जो पहले वाली बजट थी MN, उसके नीचे वाले जितने भी पॉइंट है वो तो वो ले गए नहीं, क्योंकि वो तो इंफीरियर हो गए। समझ गई बात, तो वो सिर्फ ये लाइन के ऊपर कॉम्बिनेशन को चूज कर सकता है, क्योंकि ये जो पुरानी बजट लाइन थी, इसका ये वाला जब पार्ट है AN, इट इज इंफीरियर टू ये जो नई बजट लाइन है, इसका जो पार्ट है AN1, क्योंकि AN1 उससे ऊपर लाई करती है। समझ के बात, तो वो उस कॉम्बिनेशन को चूज करना चाहेगा जो सुपीरियर होंगे, बजाय इसके कि वो कॉम्बिनेशन इंफीरियर होंगे। देयरफॉर द कंज्यूमर विल ईदर कंटिन्यू टू बाय ए, या तो वो ए ही खाता रहेगा, या फिर ये जो नई बजट लाइन का ये वाला पार्ट है AN1, ये जो M1N1 की जो बजट लाइन है इसका जो AN1 पार्ट है इस पे कंज्यूम करना चाहेगा, और ही विल चूज a point on the segment AN1 of a new budget line like point B। जो पॉइंट B दिखाया गया है, ये पॉइंट मान लो उसने B चूज कर लिया जो कि नई बजट लाइन के ऊपर है, which includes a larger quantity of X good। इसमें हमें ये दिखाया जाता है कि पहले से X good की पहले इतनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे, अब पहले से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। समझ गई बात। तो इसके बाद hence the substitution effect or quasi substitution effect can never cause a reduction in the purchase of the commodity whose prices has fallen। तो हमें ये substitution effect यही दिखाता है यहाँ पे कि जब भी प्राइस गिरता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम नहीं हो सकती बल्कि ज्यादा ही होगी। नाउ if we go back if if we give back the money taken away from the consumer से जो हमने compensation criteria के नाम पे पैसे ले लिए, अगर उसे वापस दे दिए, allows to move along the budget line MN2, he will choose a point like C। ठीक है, मान लो कोई भी पॉइंट चूज कर सकता है, मान लो कोई सी पॉइंट चूज कर लेता है, यहाँ पे मैं सी पॉइंट ले लेता हूँ, ये लो उसने चूज कर लिया, मान लो यहाँ पे पॉइंट सी ले लिया, ठीक है, ठीक है। लाइंग टूवर्ड्स द राइट ऑफ बी, जो पॉइंट सी है वो बी के राइट पे आना चाहिए, मैं यहाँ ले लेता हूँ मान लो,
सी पॉइंट, तो ये पॉइंट भी तो यही दिखा रहा है ना कि पहले से उसने एक्स गुड की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा कंज्यूम की। समझ की बात? तो इसको इस तरीके से दिखाया गया कि जब भी प्राइस गिरता है तो डिमांड हमेशा बढ़ती है, और जब भी इनकम बढ़ती है तब भी डिमांड बढ़ती है। इफ द गुड इज अ नॉर्मल गुड, तो उसकी जो होगा पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होगा। तो ये बताया कि अगर यहाँ से ये इधर शिफ्ट हो जाती है, मान लो यहाँ से ये इधर शिफ्ट हो जाती है, तो जब भी उसकी रियल इनकम बढ़ जाएगी क्योंकि प्राइस गिर गया है, तो उस केस में वो सी पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा, ताकि सी पॉइंट पे भी वो एक्स गुड की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा खा सके। समझ की बात? ठीक है। अब इसके बाद the new revealed preference equilibrium position C includes a larger quantity of X good resulting from the fall in its price, जैसा कि मैंने अभी बताया। This proves the fundamental theorem of consumption theory as stated by Samuelson। Samuelson के वर्ड्स में उसने डिमांड की थ्योरी को मतलब पूरा का पूरा प्रूव कर दिया विदाउट एज्यूमिंग द कार्डिनल यूटिलिटी। द नॉर्मल डिमांड लॉ एज स्टेटेड बाय मार्शल या मार्शेलियन यूटिलिटी थ्योरी इज देयरफॉर प्रूव्ड by the revealed preference theory, that is more of X good will be purchased when its price fall। तो जब भी प्राइस गिरेगा तो वो या तो हायर जो बजट लाइन है सी इस पे आएगा, अगर वो कंपनसेट भी करता है तो भी वो बी पॉइंट पे आएगा। तो दोनों केसेस में एक्स गुड की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी एज कंपेयर टू जो कि वो पुराना का पुराना कॉम्बिनेशन ही खाए। समझ की बात? तो ये तो था डिमांड कर्व। अब हम प्रूव करेंगे डेरिवेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व को किस तरीके से ड्राइव करना बताया गया है रिवील प्रेफरेंस पे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। रिवील प्रेफरेंस थ्योरी कैन आल्सो बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द इंडिफरेंस मैप ऑफ द कंज्यूमर। कैसे? फॉर दिस पर्पस he does not require the consumer to rank his preferences or to give any other information about his or her tastes। तो इसके लिए इंडिफरेंस कर्व बनाने के लिए उसको कोई डिफरेंट रैंक्स ऑफ कॉम्बिनेशन, जो उसके वेरियस कॉम्बिनेशन है उसको रैंक्स देने की जरूरत नहीं है। It permits us to construct the indifference curve just by observing the behavior of the consumer at market prices। तो हमें सीधा इंडिफरेंस कर्व निकल जाएगी अगर हम कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करें और मार्केट प्राइसेस के हिसाब से कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है उसको स्टडी करें। द ओनली assumptions required are नंबर वन, द चॉइस ऑफ कंज्यूमर इज कंसिस्टेंट। कंज्यूमर की जो चॉइस है वो कंसिस्टेंट रहेगी। हिज और हर टेस्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइसेस ओवर टाइम एंड डू नॉट चेंज। उनके जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो चेंज नहीं होंगे और वो इंडिपेंडेंट होंगे, कुछ भी इधर उधर का चेंज आता है उससे इंडिपेंडेंट रहेंगे। थर्ड, द कंज्यूमर इज रैशनल इन द सेंस दैट ही प्रेफर्स मोर ऑफ अ गुड टू लेस। कंज्यूमर को हमेशा ज्यादा गुड्स चाहिए, ज्यादा गुड्स उसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे। अब मैंने एक डायग्राम बनाया, एक्स एक्सिस पे एक्स गुड, वाई एक्सिस पे वाई गुड। ये बजट लाइन बनाई है एम एन, ठीक है। इस पे ये जो ए पॉइंट है ये रिवील प्रेफरेंस का पॉइंट है। जो बजट लाइन के नीचे जितना भी कॉम्बिनेशन आ रहा है उसको हम इंफीरियर कॉम्बिनेशन कहेंगे, ए पॉइंट से इंफीरियर। और ए पॉइंट से हम यहाँ एक सीधी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, इसको हम कहेंगे इग्नोरेंस जोन। और ये वाला जो एरिया इसको भी हम कहेंगे इग्नोरेंस जोन, कि इसके बारे में इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है, इसलिए उसको इग्नोरेंस जोन सैमुअल्सन ने कहा था। और ये वाला जो है एरिया, इसे प्रेफर्ड जोन कहेंगे, क्योंकि हर कोई इस जोन को पाना चाहेगा, क्योंकि इस जोन में कोई भी कॉम्बिनेशन ले लेंगे आपको एक्स गुड और वाई गुड से ज्यादा कॉम्बिनेशन ही मिलेगा। मतलब जो ए पॉइंट पे आपको मिलता था ना उससे ज्यादा ही आपको मिलेगा। समझ के बाद? तो ज्यादा गुड खाओगे तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगी। इसलिए इस जो एरिया है, इस एरिया में जो है जो कंज्यूमर है वो हमेशा रहना चाहता है या फिर पाना चाहता है, बट बजट लाइन उसकी कम है तो उसे मिल नहीं पाता। ठीक है, अगर प्राइजेस प्रोजेस में कोई चेंज आएंगे फिर ये अटेन किया जा सकता है। द इनिशियल बजट लाइन ऑफ द कंज्यूमर इज एम एन एंड ही चूजेस द कॉम्बिनेशन ए। तो मैं आपको फिर से शुरू से बता दूं, इनिशियल बजट लाइन जो है वो एम एन है और उसने क्या चूज किया कॉम्बिनेशन? उसने चूज किया है ए कॉम्बिनेशन। लेट अस ट्राई टू फाइंड indifference curve through this point. We know that A is revealed preferred to every point on or below mn। हमें ये पता है कि A पॉइंट पे रिवील्ड प्रेफरेंस है बजट लाइन पे, और इसके नीचे जितने भी पॉइंट है सबसे ज्यादा प्यारा कंज्यूमर को ए ही पॉइंट है, तो रिवील प्रेफरेंस ए पॉइंट पे है। नाउ ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन ए बी एंड ए सी थ्रू ए। तो इसके थ्रू ए बी और ए सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ऑल कॉम्बिनेशंस ऑन द लाइन ए बी एंड ए सी and all combinations lying in the area defined by them to the right of A are preferred to A because they contain more quantity of at least one commodity of X and Y।
तो मैंने आपको वैसे ही बताया था कि अगर इस लाइन पे चलेंगे तो x ज्यादा मिलेगा, इस लाइन पे चलेंगे y ज्यादा मिलेगा, और इधर चलेंगे तो दोनों के दोनों ज्यादा मिलेंगे। तो ये क्या रिवील्ड प्रेफरेंस एरिया तो नहीं है, बट ये प्रेफर्ड कॉम्बिनेशंस है कि अगर यहाँ पे कंज्यूमर पहुंचता तो उसकी प्रेफरेंस रहती कि मुझे और ज्यादा कमोडिटीज खाने को मिले। द रिमेनिंग एरिया अबव द बजट लाइन MN इज split into two parts, that is MAB and CAN. These parts are known as ignorance zone. तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सिमुलसन ने कहा था ये इग्नोरेंस जोन है, ठीक है। उसके बाद let us suppose that the prices of X good falls so that the new budget line M1N1 passes below point A. अब ध्यान से समझना इस बात को। मान लो ये ए पॉइंट है रिवील प्रेफरेंस वाला, ठीक है। अब प्राइसेस गिर जाते हैं, तो जब भी प्राइसेस गिर जाते हैं, हमने अभी क्या बताया था ऊपर कि जब भी प्राइस गिरता है तो ये गिवन बजट लाइन है। मैं पहले सारा का सारा आपको रब करके बता देता हूँ, ठीक है, उससे आपको आसानी हो जाएगी। ये गिवन बजट लाइन है, ठीक है। जब प्राइस गिरता है तो ये इधर शिफ्ट हो जाता है, मगर हमने कंपनसेशन करके ओरिजिनल पॉइंट के बीच में से ही निकालना है, समझ गए ना बात। तो इसमें हमने यही किया हुआ है कि जब प्राइस गिरता है तो इसके बजाय ये करने के बजाय हमने सीधा इसके बीच में से ऐसे निकाल लिया, वही चीज कर ली, समझ के बात। तो न्यू बजट लाइन क्या होगी M1N1। द कंज्यूमर कैन नॉट चूज एनी पॉइंट इन द सेगमेंट M1E। कंज्यूमर ये जो लाइन है ना M1E, इसके अंदर नहीं चूज करेगा, क्योंकि ये पुरानी जो बजट लाइन है उससे तो इंफीरियर रीजन पे चला गया ना, तो वो पहले से इंफीरियर रीजन पे क्यों खाएगा, बल्कि वो कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करेगा इस रे पे, समझ गई बात, इस रे पे, क्योंकि ये पुरानी जो बजट लाइन है उससे तो सुपीरियर ही है ना, उससे ऊपर ही है ना। तो उसके बाद द कंज्यूमर कैन नॉट चूज एनी पॉइंट in the segment M1E of the budget line M1N1, as all the points in this segment were revealed to be inferior to A. Choosing any point on the segment M1E M1E would therefore violate the assumption of consistency. तो इसमें जो consistency की जो हमने assumption ली है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इससे तो अच्छा assumption खराब हो जाएगी, ठीक है। तो हम ये combination कभी choose नहीं करेंगे, ठीक है। This means that the consumer will choose either point E or a point towards the right of E on the segment E1 EN1, ठीक है। तो या तो वो E पॉइंट चूज करेगा, ठीक है, क्योंकि ये पुरानी बजट लाइन पे है, या तो वो ये चूज करेगा या फिर वो कोई भी कॉम्बिनेशन जो E के राइट साइड पे है वो चूज करेगा, ठीक है। लेट अस सपोज दैट द कंज्यूमर चूजेस पॉइंट E। मान लेते हैं वो E पॉइंट को ही चूज करते हैं, ये वाले पॉइंट को, ठीक है। अब होता क्या है, सिंस A is preferred to E, A is preferred to E in the original situation and E is preferred to the shaded region, जो shaded portion में अभी करूंगा ENN1, तो A को प्रेफर किया गया है E से, समझ गई बात। मतलब A is preferred to, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि A is preferred to E, जो E कॉम्बिनेशन से A पे आ रहा है in the original situation, and E is preferred to the shaded is preferred to the shaded region this। ये वाला जो shaded region है ना, इससे ज्यादा प्रेफर किया जाएगा, समझ गई बात। अब इन द बजट लाइन ये जो न्यू बजट लाइन सिचुएशन है उसके अंदर A is preferred to E and E is preferred to E and N1। therefore using the transitivity जो मैंने assumption पहले बताई थी, we can say that A is preferred to the shaded region ENN1। तो हम ये कह सकते हैं कि EA जो है वो E से प्रेफर्ड है और E जो है इससे प्रेफर्ड है, तो हम ये कह सकते हैं कि A एरिया प्रेफर किया जाएगा ये जो ENN1 छोटा सा जो टेढ़ा सा ट्राइंगल है इससे, समझ गई बात। Hence ENN1 can be chopped off from the lower region to lower region of the ignorance zone। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये जो एरिया इसको चॉप ऑफ कर देंगे, ये एरिया यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। फर्दर क्या हो गया, ही कैन रिपीट दिस प्रोसीजर एज मेनी टाइम्स एज ही विशेस। अब जैसे जैसे वो प्राइस को गिराता रहेगा ये इधर चलता रहेगा, ये वाला एरिया चॉप ऑफ हो जाएगा, समझ गई बात। ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहेगा। इन दिस वे वी कैन गो ऑन चॉपिंग अवे एट द लोअर रीजन ऑफ द इग्नोरेंस जोन या इग्नोरेंस indefinitely, getting closer and closer to the indifference curve through point A। तो पॉइंट A को पकड़ के हम ये जो लोअर रीजन है इसको ज्यादा से ज्यादा चॉप ऑफ करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो हमारे पास ये इस टाइप की चीज बन जाएगी, समझ गई बात। क्योंकि ये तो इग्नोरेंस जोन है, बताया था ना, ये जोन इग्नोरेंस जोन है, इसको चॉप ऑफ करना है। तो ये तो सिचुएशन होगी ये वाली। अब अपर रीजन को कैसे चॉप ऑफ करना है, let us now consider the ranking of all combinations
relative to A lying on the upper ignorance zone. तो ये जो अपर वाला इग्नोरेंस जोन था, ये वाला इग्नोरेंस जोन, इसको कैसे चॉप ऑफ करना है? द इनिशियल बजट लाइन इज MN, ये वाली जो मैंने ग्रीन कलर से, लाइट ग्रीन कलर से बनाई हुई है, और ए पॉइंट जो है वो रिवील प्रेफरेंस वाला है टू ऑल अदर पॉइंट्स जो ट्राइंगल OMN पे आते हैं। ये पुरानी बात ही है। लेट अस सपोज दैट द प्राइस ऑफ एक्स गुड इंक्रीजेस एंड द न्यू बजट लाइन विल बी इज M2 N2। तो मान लो प्राइस बढ़ गए, तो जब भी प्राइस बढ़ेंगे हम इधर शिफ्ट करेंगे, और फिर इसके मतलब इधर शिफ्ट करेंगे, फिर इसके पैरेलल इधर शिफ्ट करेंगे। समझ की बात? क्योंकि हमें तो रिवील प्रेफरेंस ए पॉइंट ही चाहिए। तो हमने यहाँ पे सीधा इसी पॉइंट में से निकलता हुआ एक लाइन बना ली, ठीक है, ये वाली M1 N2, ठीक है, विच पासेस थ्रू द पॉइंट ए। ठीक है, द कंज्यूमर विल नॉट चूज एनी पॉइंट ऑन द सेगमेंट AN2 ऑफ द बजट लाइन एज ऑल पॉइंट्स ऑन दिस लाइन वर रिवील्ड इंफीरियर टू ए। जो कंज्यूमर है वो ये वाली लाइन कभी चूज नहीं करेगा AN2, क्योंकि ये पुरानी बजट लाइन ये थी, ये वाली लाइन तो इससे नीचे आ रही है ना, तो ये तो इससे मतलब इंफीरियर होगी, तो ये इंफीरियर में आ गई। समझ की बात? तो वो इस पे कभी चूज नहीं करेगा। वो किस पे चूज करेगा? अगर उसने चूज करनी भी है तो वो हमेशा M2 A में ही चूज करेगा। ठीक है, देयरफॉर ही विल ईदर स्टे एट A, या तो वो A पे ही रहेगा, और मूव अपवर्ड्स टू सम पॉइंट लाइक M। मान लो ये पॉइंट M आ गया, क्योंकि ये पुरानी जो बजट लाइन है इससे तो ऊपर ही है ना। ठीक है, ऑन द बजट लाइन M2N2, ये जो बजट लाइन M2N2 है इसके ऊपर वाली साइड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, लेट अस सपोज दैट द कंज्यूमर चूजेस L पॉइंट। मान लो उसने L पॉइंट चूज कर लिया, यहाँ पे ये वाला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद देन from the rationality assumption we can say that the points on the region SLK are preferred to A। अगर हम रिवील प्रेफरेंस के हिसाब से करें तो ये जो SLK, ये जो रीजन है SLK, इसके हिसाब से अगर चलें, SLK आर प्रेफर टू A, जो A से ज्यादा वो SLK को प्रेफर करेगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इस तरफ पड़ता है और ये कॉम्बिनेशन जिस तरफ पड़ता है उसको वो लाइक करना चाहेगा, क्योंकि ये नई बजट लाइन पे है और ये पुरानी बजट लाइन से सुपीरियर रीजन पे है। समझ की बात? फ्रॉम द रिवील प्रेफरेंस प्रिंसिपल पॉइंट L is preferred to A, वही वाली बात जो मैंने आपको बताई। therefore using the transitivity assumption we can say that the points in the region SLK are preferred to point A, वही वाली बात इंग्लिश में लिख लिख के पेज भी तो भरने हैं ना। thus we have managed to rank the combination in the region SLK as preferred to A। तो ये जो रीजन है SLK, इसको प्रेफर किया जाएगा A से। ठीक है, this process can be repeated with other budget lines passing through point A, each of which yields a point like L that is यहाँ पे आना था, that is revealed to be preferred to A। तो हम ऐसे ही, जैसे हमने ये रीजन चॉप ऑफ कर दिया ना, अब हम एक और अगर प्राइस बढ़ जाता है ऐसे चलेगा तो वो इस पे शुरू हो जाएगा, तो ये रीजन भी चॉप ऑफ हो गया। समझिए ना बात? तो इस तरीके से जो अपर रीजन है वो चॉप ऑफ होगा। Thus, we can gradually narrow down the upper ignorance zone. By following the above procedure, we can exclude inferior and preferred combination and thus trace the indifference curve which passes through the point A। तो हम क्या कर सकते हैं? मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये जो एरिया है, मान लो ये रिवील प्रेफरेंस, इसको ऐसे ऐसे चॉप ऑफ करेंगे तो इसको ऊपर से चॉप ऑफ करते रहेंगे तो एक ये जो पॉइंटों का एक जो है जंजाल सा बन जाएगा, जो हमें इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताएगा कि इंडिफरेंस कर्व की शेप ये होती है। अब आ जाता है कि कन्वेक्सिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हमें क्या सपना आ रहा है कि इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स ही होगी? कोई भी शेप हो सकती है, बट रिवील प्रेफरेंस ने इसके बारे में भी बताया है। हेयर पॉइंट ए इज रिवील्ड प्रेफर्ड टू ऑल अदर पॉइंट्स इन द ट्राइंगल MON या OMN, कुछ भी कह सकते हो। ये बजट लाइन है और ए प्रेफरेंस को रिवील प्रेफरेंस दी गई है। We can establish the convexity of an indifference curve passing through point A by proving that it can have no other shape। हम ये बताएंगे भाई इसकी कन्वेक्स शेप ही होती है और कोई शेप नहीं होती। All points MN, all points MN मतलब all points on MN आना था यहाँ पे, all points on MN। जो MN के ऊपर अगर आप कोई भी पॉइंट्स देखते हो वो A पॉइंट से इंफीरियर रहेंगे, क्योंकि कंज्यूमर ने जो भी MN बजट लाइन है उसके ऊपर A पॉइंट पे ही रिवील प्रेफरेंस दी हुई है। ठीक है, और द कंज्यूमर कैन नॉट बी इनडिफरेंट एज रिगार्ड्स पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, दैट इज द इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन MN।
तो अब ये बजट लाइन जैसी इंडिफरेंस कर्व नहीं हो सकती, क्योंकि उसने ए पॉइंट को रिवील्ड प्रेफरेंस दी है और इंडिफरेंस कर्व पे तो सारे कॉम्बिनेशन पे सेम सेटिस्फेक्शन है। तो अगर जो मजा उसको ए पे आ रहा है वो इस पॉइंट पे नहीं ना आ सकता, क्योंकि उसने रिवील प्रेफरेंस ही ए को दी हुई है। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, क्योंकि उसको जो मजा ए पे आ रहा है वो बजट लाइन के और कोई भी जो है सेम यूटिलिटी उसको नहीं मिल रही बजट लाइन एम एन के ऊपर। इट कैन नॉट बी अ कर्व कटिंग द लाइन एम एन एट पॉइंट ए, दैट इज कर्व के आर। तो ये इस हिसाब से के आर भी कर्व नहीं हो सकती। क्यों? आधी भाई इंफीरियर कॉम्बिनेशन और आधी प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन, ऐसा तो नहीं ना हो सकता। तो इस पूरी कर्व पे जो मजा यहाँ पे आ रहा है, जो सेटिस्फेक्शन ए पे हो रही है वो आर पे तो उससे ज्यादा हो रही है और इस पे तो कम हो रही है। तो ये भी कोई इंडिफरेंस कर्व नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व पे तो सेम सेटिस्फेक्शन चाहिए। सिंस पॉइंट बिलो ए के नीचे चलें, देन मीन दैट द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट among them, whereas he is already revealed his preference फॉर ए ओवर देम। तो जो नीचे वाले कॉम्बिनेशन है, जो के ए वाले, वो तो इंफीरियर ही माने जाएंगे ना, उसने पहले से अपनी प्रेफरेंस दी हुई है। An indifference curve is also not be concave through A, because all such points would fall in the triangle MON, which have already been revealed inferior to A। तो ये इस टाइप की कॉम्बिनेशन की भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो ए पॉइंट है उसको प्रेफरेंस दी हुई है और ये जो बाकी पॉइंट्स हैं उनको तो उसने कहा कि ये पॉइंट्स इंफीरियर हैं। तो इंडिफरेंस कर्व पे तो सेम सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, इंफीरियर वाले कैसे आए? तो सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बचता है, ये वाला ई एफ वाला, जो इग्नोरेंस जोन से निकलता है, क्योंकि इसके बारे में तो इग्नोरेंस है, हमें क्या पता जो सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मिल रही है और यहाँ पे मिल रही है वो बराबर हो। समझ गए बात? Thus, the only possible shape of the interference curve is convex to origin। तो इसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, भाई स्ट्रेट लाइन भी नहीं हो सकती। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि इग्नोरेंस जोन से निकले। और जो है, क्योंकि इग्नोरेंस जोन के बारे में इतना पता नहीं है हमें, तो क्या पता जो इग्नोरेंस जोन के अंदर जो सेटिस्फेक्शन है और जो ए पॉइंट के ऊपर जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम निकल आए, इसीलिए ये कन्वेक्स होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के बाकी लिंक्स या इस टॉपिक से रिलेटेड बाकी प्लेलिस्ट के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।